जो कश्मीर से हैं और एक्स मुस्लिम हैं। शी इज़ हैड अ सर्टेन लाइफ जर्नी दस फार जो वो हमसे शेयर करेंगी। सो लेट्स गेट हर इन। नमस्ते आयशा जी। नमस्कार पूनम जी, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? जी, मैं भी ठीक हूँ, वेलकम टू द स्ट्रीम। सो थैंक यू। करते हैं हम अपनी बातचीत शुरू। एंड टू स्टार्ट विद आई विल आस्क यू थ्री क्वेश्चंस जो आप मेरे को जवाब दें। एक तो कि आप किस फिरके से हैं। सेकंड, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। एंड थर्ड, आपका चाइल्डहुड कैसा था फ्रॉम रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज। जी, पहले तो फ़िरका तो सुन्नी ही था, घरवालों का जो भी है, सुन्नी फ़िरके से हैं और चाइल्डहुड जो मेरा रहा है, बहुत ही बुरा जो है उसको मतलब ऐसा रहा है कि जैसे मेरा बचपन जो है उसमें ख़त्म होके रह गया, इस टाइप का बचपन रहा है मेरा जी। और तो आपके फैमिली में कौन कौन है, अगर आप बता सकें तो। मेरी फैमिली में फादर हैं, मेरे मम्मी हैं, पापा भाई, सिस्टर हैं, जी भाई मैरिड हैं। हुँ, जी जी जी। हुँ। तो फिर आपके बचपन में जैसे आपकी कैसी स्कूलिंग रही और रिलीजन का कितना उसमें दखल था, इसके बारे में बताइए। जो मुस्लिम्स फैमिलीज़ होती हैं, जो मुस्लिम घराना होता है, वहाँ पे अगर आपको मतलब कॉन्वेंट स्कूल अ, या इंग्लिश मीडियम स्कूल में छोड़ भी दिया जाए, लेकिन उसके साथ-साथ जो दीनी तालीम है वो तो कंपल्सरी है, वो तो आपको बचपन से ही सिखाया जाता है कि ये पढ़ना है, ये सीखना है, नमाज़ सीखनी है, कुरान पढ़ना है, वो तो आपको अच्छा 6 साल की एज में ही सिखा दिया जाता है और मुझे भी वैसे ही किया था। अम, अच्छा। हुँ, तो आपने किस एज से शुरू किया पढ़ना कुरान? मैं 6 साल की एज में स्टार्ट किया था। अच्छा। तो हुँ। मेरी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है, मतलब आपने अरेबिक में मतलब रट्टा लगाया या एक्चुअली सीखा? नहीं, नहीं, वहाँ पे एक्चुअली नहीं सिखाते हैं। एक्चुअली जो वर्ड मतलब ट्रांसलेशन जो होता है वो उसी को सिखाते हैं जो बड़े-बड़े मदरसे वग़ैरह में होते हैं जो, उनको हम्म। सिखाया जाता है। जिन्होंने हाफ़िज़ करना हो, उनको भी इतना नॉलेज नहीं रहता। तो हमें बस अरबिक में रट्टा लगवाया गया, कुछ ज़ुबानी याद करवाया गया, कुछ ऐसे पढ़ाया गया। बस इसके अलावा और ये नहीं कहा गया कि इसका ट्रांसलेशन करना है या अरबिक का मीनिंग सीखना है या कुछ ऐसा नहीं। बस रट्टा लगवाया गया और हम लगाते रहे। अच्छा। आई फाइंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बिना लैंग्वेज जाने कोई चीज़ एकदम से रट्टे मारने याद करना, आई थिंक इट्स डिफिकल्ट। सो आप अरेबिक नहीं जानती, लेकिन आपने कुछ रट्टे लगाए हुए हैं बचपन में, तो कुछ सुनाइए आप। हाँ, जैसे लास्ट वाला पारा है 30 पारे हैं कुरान में। लास्ट वाला पारा है तो उसमें जो लास्ट की कुछ सूरतें हैं, वो हमें ज़ुबानी याद करवा दी गई है। हम्म। जैसे कुल हु अल्लाह है अ, उसको याद करवाया था ज़ुबानी। कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। या फिर जैसे कुल नाज़ है, कुल औज़ु बिरब्बिल नास, मालिकिन नास, इलाहिल नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु फ़ी सदूरिन नासी मिनल जन्नति वल नास। तो ऐसे ही करके 10-12 जो लास्ट की
सूरतें हैं वो ज़ुबानी रट्टा करवाई गई हैं। मीनिंग किसी का नहीं बताया गया और पूरा कुरान पढ़ लिया और मीनिंग किसी का नहीं पढ़ाया गया। आज भी जब पढ़ते थे तो बड़े होके भी, तो वो ऐसे पढ़ाया जाता था कि बस पढ़ लो, मीनिंग किसी को नहीं पता रहता था उस चीज़ का। घर में भी पढ़ते हैं, मम्मी पढ़ते हैं या अ, हाँ, भाभी हैं मेरी वो पढ़ते हैं, तो उनको अगर किसी चीज़ का मीनिंग पूछ लो इसमें से कि ये आप पढ़ रहे हो, ये क्या पढ़ रहे हो? तो उनको खुद नहीं पता रहता कि इसमें है क्या एक्चुअली। अच्छा। हुँ। सो ठीक है, फिर आपने फिर आगे बताइए दैट फ्रॉम 6 इयर्स आपने पढ़ना स्टार्ट किया फिर? 6 ईयर पढ़ते-पढ़ते हाँ, कुरान पूरा पढ़ लिया था 8-9 साल में। अच्छा। वो पूरा पढ़ाई कर ली थी। साथ में इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते थे। लेकिन घर में जो था वो माहौल बड़ा खराब रहता था। एक्चुअली घरवालों को भी पता नहीं रहता इस चीज़ का, क्योंकि कज़न आ गया कोई घर में, वो तो 5 साल की एज में ही आप सहना शुरू कर देते हो। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। 5 साल की एज में थी, कज़न कोई आ गया, गोद में बिठा लेगा, अ, गंदा टच करने स्टार्ट कर देगा। उस टाइम इतना आप छोटे होते हो कि डर के मारे आप किसी से बात कर भी नहीं सकते कि इसके रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं घरवाले मारेंगे कि मेरी गलती समझ के, तो बहुत सहम जाता है उस टाइम पे। तो ये जो आपने बताया इनअप्रोप्रिएट टचिंग वाला अ, हुँ, किस्सा, तो ये आपकी मेमोरी में आप कितने साल के थे जब ये सब स्टार्ट हो गया? 5 साल की एज से तो मुझे याद है सब कि अच्छा। मेरे साथ, हाँ, कि मेरी फूफो का लड़का आके कैसे टच करता था या मेरे ताऊ का बेटा आके कैसे टच करता था या और खाला का बेटा आके कैसे टच करता था या कैसे किस टाइप से छुप जाती थी मैं अंदर, मम्मी के रूम में जाके घुस जाना, उनके पीछे छुप जाना। जब कोई भी कज़न घर में आता था तो हम ऐसे छुप जाते थे। तो हुँ। घर वाले बोलते, अरे नहीं, बड़े-बड़े भी होते थे, जाओ सलाम करके आओ। तो मन नहीं करता था, डर के मारे छुप जाते थे कि नहीं ऐसा नहीं है, हमने नहीं जाना है सामने। तो आपकी सिस्टर ने भी ये सब एक्सपीरियंस किया? हाँ, उन्होंने भी किया है। अच्छा। हुँ। तो फिर फिर उसके बाद जब हम धीरे-धीरे एज बढ़ती गई, क्लासेस ऊपर चलते गए, तो फिर अ, पापा ने कहा, जब 9th-8th में पहुँचे तो थोड़ा स्कूल 7th-8th में तो थोड़ा स्कूल दूर था, तो गाड़ी पे रोज़ जाना पड़ता था। तो उन्होंने कहा कि ताऊ का घर है वहाँ पे, मेरे ताया जी का, तो वहाँ पे रुक जाओ। रोज़-रोज़ आना है, सैटरडे संडे को घर आ गए, बाकी वहीं पे रह लो। तो हम वहीं पे रहना स्टार्ट कर दिया, मैं और मेरी सिस्टर ने, दोनों ने। जब वहाँ पे रहे तो अ, इतना स्केरी था वो टाइम, आज भी याद करती हूँ तो मतलब काँप जाती हूँ कि ऐसे-ऐसे दिन भी मैंने देखे हैं लाइफ में। तो रात को ताया जी का बेटा रूम में आ जाना, फिर उन्होंने अ, टच करना, पास में आके बैठ जाना, फेस पे हाथ घुमाना और एक दिन तंग आके मैं चीख पड़ी रात को 2:30 बजे, "क्या कर रहे हो?" तो फिर वो भाग गए उठ के, तो फिर हम रूम लॉक करके सोने लगे। फिर रूम नॉक करना रात को डेढ़ डेढ़ बजे, ढाई ढाई बजे। फिर हमने कहा कि नहीं, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। मम्मी से रिक्वेस्ट की कि हम रोज़ चले जाएँगे, कोई बात नहीं, दिक्कत परेशानी होती है उनको भी हमारी वजह से। तो ऐसे करके तो हम वहाँ से निकल आए और रोज़ घर से ही स्कूल जाने लगे।
अच्छा। धीरे-धीरे हाँ, टाइम निकल गया फिर थोड़ा गाँव एरिया है हमारा, हुँ, तो वहाँ पे ऐसा है कि स्कूल थोड़ा दूर-दूर होता है तो कहा कि थोड़ा और दूर के लिए स्कूल चले गए 11th-12th के लिए। तो वहाँ पे अपने रिलेटिव्स रहते थे, मेरे मामू थे, तो हम वहाँ उनके घर शिफ्ट हुए अगली पढ़ाई के लिए। कौन-कौन तो शिफ्ट हुआ? मैं और मेरी सिस्टर, अच्छा। तो उनके घर रहने लगे। जब उनके घर रुके, थोड़े टाइम बीता, तो अब जो मामू थे, उनकी ही नीयत ख़राब हो गई। वो ही अ, कभी टच करना, कभी वो जब घर आते थे तो मैं छुप जाती थी रूम में। नहीं, अभी नहीं, फटाफट भाग जाना रूम रूम में। तो अ, उनकी मिसेस जो थी, वो मेरी फूफो थी, तो उन्होंने भी कहना, "क्यों भाग जाती है? डर लगता है?" ये वो डरती होगी शायद इनसे तभी भाग जाती है। तो फिर उन्होंने लालच देना शुरू कर दिया, "तुम्हें बढ़िया फ़ोन लेके दूँगा, मेरे साथ ये कर ले, मेरे साथ ऐसा कर ले, तो तुम्हें ये लेके दूँगा, तुम्हें अच्छे ड्रेसेस लेके दूँगा।" लेकिन मैं डर जाती थी, "नहीं, मामू ये क्या बोल रहे हो आप? ये गलत बात है।" "अरे नहीं, इसमें क्या है गलत है? अ, हुँ, तुम्हें पैसे दे रहा हूँ ना, इसमें क्या गलत है? तुम्हें ये दे रहा हूँ ना।" तो मैं भाग जाती थी। तो मैंने एक दिन मम्मी को कॉल किया और मम्मी से बात की कि मम्मी ये ऐसी-ऐसी बात है, तो मैं बड़ा डर गई हूँ, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे पढ़ाई छोड़ देनी है। तो हुँ, फिर कहने लगी, "नहीं, तुम्हें गलतफ़हमी हुई होगी बेटा, तुम्हारे मामू हैं, वो नहीं ऐसा कर सकते।" मैंने कहा, "कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे बहुत बुरा फ़ील हो रहा है।" तो अच्छा हुँ, आयशा जी ज 1 सेकंड। आपने ये जो बताया कि वो आपसे कहते थे मेरे साथ ये कर ले, आई मीन कैन यू से एग्ज़ैक्टली व्हाट ही यूज्ड टू से? मेरे साथ सो ले, तुम्हें बढ़िया से बढ़िया फ़ोन मिल जाएगा। अच्छा, एक तो ये कि हाँ, वो डायरेक्टली हुँ, आपसे ऐसे कर रहे हैं और हाँ, फिर जो उनकी वाइफ़ हैं वो आपसे अम, जो वो पूछ रही हैं कि भई क्या क्या बात है, डर जाती है या हाँ, क्या? नहीं, फिर उस पे मेरा ये आपसे सवाल है कि क्या वो सच में नहीं जानती थीं या वो शी वाज़ पार्टनर इन क्राइम विद द हस्बैंड के ऐसे प्रिटेंड करती थी कि मैं नहीं जानती एंड यू नो हाँ, आई डोंट उसके नो बाद क्या हुआ? आपको क्या लगता है वाज़ शी प्रिटेंडिंग और यू थिंक शी रियली न्यू व्हाट इज़ गोइंग ऑन? हाँ, उन्होंने किया। जब मैंने उनको बताया कि फूफो ऐसी-ऐसी बात है, मामू मुझे ऐसा-ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ, ऐसा-ऐसा बोल रहे हैं मुझे, मैं भाग जाती हूँ, आप कई बार घर में नहीं होते हो, मैं रूम लॉक कर देती हूँ, अंदर काँपती रहती हूँ। ऐसे माहौल में ना मैं पढ़ पाऊँगी, ना मेरी स्टडी कंप्लीट हो पाएगी, ना कुछ हो पाएगा। प्लीज़ कुछ करिए मेरे लिए। अ, तो जब मैंने उनको बोला मुझे लगा एक फीमेल है और किसी तरीके से समझेंगी लेकिन एक फीमेल होने की वज़ह से तो समझेंगी मेरी प्रॉब्लम को। हुँ, लेकिन उन्होंने मुझे ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया, मुझे बदनाम करना स्टार्ट कर दिया। पापा को बोला जी आपकी लड़की ख़राब है, यहाँ पे बड़े सारे लड़कों के साथ रिलेशनशिप में है, ये है, वो है। इसकी हरकतें ठीक नहीं है। जब मैंने पापा को बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी है, तो उनसे भी मार पड़ गई कि नहीं तुम ही गलत हो, अपनी हरकतें छुपाने के लिए एक भले आदमी पे इल्ज़ाम लगा रही हो, तुम्हारी तो शादी करा दी जाएगी अब। अच्छा। हुँ, हाँ, तो फिर उन्होंने 16-17 साल की एज में ज़बरदस्ती मेरी शादी करा दी। अच्छा। और हुँ, हाँ, और जिससे शादी करवाई वो 40 साल का था उस टाइम और पहले से मैरिड था। ओह माय गॉड! तो आप टीनेजर और वो 40 साल। हाँ, अच्छा। तो
फिर वहाँ पे जब मैं गई तो वहाँ के हालात भी बहुत ख़राब थे। उनका तो और ज़्यादा बदतर हालात थे उनके। बहुत ज़्यादा हर बात पे छोटी-छोटी बात पे हाथ उठा देना, मारना, पीटना। 3-3 दिन मैंने खाना नहीं खाना। ओह माय गॉड! अच्छा, सॉरी आयशा जी बट सॉरी। सो सॉरी बट मुझे एक रूम में बंद कर दिया जाता था मार-पीट के। तो एक दिन इतना हो गया कि 3 दिन हो गए, एक ही रूम में बंद बिल्कुल। तो 3 दिन? उम, तो खिड़की में से वहाँ गली में से खिड़की खुलती थी, जो छोटे से हिस्से में उसकी जगह थी। तो मैंने वहाँ से एक उम, भाई गुज़र रहे थे, तो मैंने आवाज़ लगाई, "भैया पानी मिलेगा? मुझे पानी चाहिए।" तो उन्होंने मेरी हालत देखी, तो पानी की बॉटल उसमें से फेंकी अंदर। तो हाँ, इतनी देर में उसकी जो बहन थी उसने देख लिया। तो उसने कहा कि "कौन-सा यार आया था तेरा जो तुझे यहाँ पे ये पहुँचा के गया?" तो उतनी देर में उसको फ़ोन किया, जो अपने भाई को फ़ोन किया कि तुम्हारी वाइफ़ के यार गली में से आके उसको पानी पहुँचा रहे हैं, उसको ये पहुँचा रहे हैं। तो वो घर में आया थोड़ी देर के बाद, तो उसने पीटना शुरू कर दिया। तो मैं अधमरी हालत में पड़ी रही। तो फिर शाम को जब देखा कि मेरी हालत बहुत ख़राब है, तो फिर मुझे खाना लाके दिया गया कि खाना खा लो। ऐसे बाप ही रे! उम, बहुत टाइम बीता। 3 साल मैंने वहाँ पे काटे, 3 साल। फिर मेरे से फ़ोन मैंने यहाँ से लिया था अपनी माँ को बोल के कि मुझे फ़ोन दे दो एक। फिर मेरे से फ़ोन मैंने यहाँ से लिया था अपनी माँ को बोल के कि मुझे फ़ोन दे दो एक, आपसे बात करनी होती है, तो मुझे बात नहीं मैं कर पाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने फ़ोन दिया था मुझसे, वो भी छीन लिया गया था। मेरे पास वो भी छीन लिया था मुझसे। तुम्हें क्या ज़रूरत है फ़ोन की? तुमने कौन से यारों से बात करनी है? तो अरे! हुँ, तो फिर ये बात हुई। तो एक दिन मोहल्ले में एक लड़की थी, तो उम, वो बात कर रही थी मुझसे, मैं छत पे जाती थी उससे, वो बात कर लेती थी मुझसे कई बार। तो एक बार उसकी माँ ने देख लिया मुझे उससे बात बात करते हुए। तो वो एक बहुत बड़ा डंडा सा लेके आई। वो मुझे इतना पीटा वहाँ पे छत पे कि मेरा एक शोल्डर जो है वो अ, उसकी हड्डी भी मतलब डिस्लोकेट हो गई बिल्कुल। तो ओह! बालों से पकड़ के पीटा गया पूरे छत पे। फिर भी मैं यही सोचती रही कि यार ये लोग गलत है। इस्लाम तो बहुत ठीक चीज़ है, वो तो बहुत ही अच्छा है। लोगों ने इसको गलत बनाया है धीरे-धीरे। अ, तो उ आपका उस दिन इतना आप इतना मारा। हाँ, आपका शोल्डर डिस्लोकेट हो गया, हाँ, यू आर हाँ, सेइंग? अच्छा, हाँ, फिर हाँ, कोई हाँ। मेडिकल ट्रीटमेंट फिर कुछ? नहीं, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं। उस टाइम मेरे पेट में ज़ोर-ज़ोर से टाँगों की मारी गई। अ, पेट में उसकी माँ ने बहुत मारा। तो मैं फिर जब देखा कि अब ये कोई रिएक्ट नहीं कर रही है मारने पे, क्योंकि मैं बेहोश हो गई थी।
मतलब बिल्कुल ऐसे ऐसे लग रहा था कि बस मेरी अब रूह निकल रही है, मैं मर रही हूँ। तो जब उसने देखा कि आप इसके मारने पे भी कोई रिएक्ट नहीं कर रही है, तो मुझे वहीं पे छोड़ के वो चली गई। मैं हुँ, वहीं पे पड़ी रही अधमरी हालत में। जब मेरे को आधे घंटे, पौने घंटे के बाद थोड़ी होश आई, तो मैं जिस हालत में थी, जैसी भी थी, जिस हालत में थी, मैं उस हालत में वहाँ से पीछे वाले दरवाज़े से भाग के, गाड़ी पकड़ के वापस यहाँ आ गई, अपने माँ-बाप के पास। तो उन्होंने हालत देखी कि इस हालत में क्यों आई है, ये वो, तो उन्होंने इलाज करवाया और कहा कि अब तुम वापस चले जाओ, शौहर के बिना कोई ज़िंदगी नहीं होती, वाइफ़ की, शौहर के बिना एक औरत कुछ भी नहीं होती। शौहर को छोड़ के आओगी तो तुम्हें लानतें पड़ेंगी, तुम्हें ये होगा, तुम्हें वो होगा। तो 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 आप इस मैरिड लाइफ़ में हस्बैंड के वहाँ पे कितना टाइम निकाला? मैंने 3 साल गुज़ारे वहाँ पे। जी, हुँ, तो उम, फिर 2017 में अ, बीच में 17 उस दिन 2017 था, बीच में मैं वहाँ से आ गई। जब यहाँ पे पहुँची, शोल्डर ठीक हुआ, फिर मैंने कहा मुझे वापस नहीं जाना है, मुझे इस ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना है, मुझे डिवोर्स चाहिए उससे। तो कहने लगी नहीं ये बात नहीं करते, डिवोर्स-विवोर्स की बात नहीं करते, ये गुनाह है, ऐसी बातें नहीं करते, उसी के साथ रहते हैं जिसके साथ निकाह हुआ होता है, उसको छोड़ के नहीं जाते। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है वहाँ पे, मेरी इतनी बुरी हालत की गई है, मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर मैंने कुछ शर्तें रखी कि अगर ऐसा हो गया, ये हो गया, मुझे उन सब से अलग रहना होगा, तो फिर उनसे मुझे पता था कि ये शर्तें नहीं मानी जाएँगी और इसलिए वो आएगा ही नहीं, तो मैं जाऊँगी ही नहीं। तो मैंने जानबूझ के ऐसी शर्तें रखी। फिर धीरे-धीरे अ, आगे बात चलती रही। यही कि उनको आना चाहिए था, ये वो। उन्होंने फिर मैंने पापा को कहा कि हम केस कर लेते हैं, मुझे डिवोर्स चाहिए। तो पापा कहते हैं नहीं, डिवोर्स नहीं लेना, गलत बात है डिवोर्स लेना, वो तुम्हें चले जाना चाहिए, ये वो ऐसी बातें। फिर फिर मैंने कहा कि अब तो मैं जाऊँगी नहीं, बात डिवोर्स लूँगी। फिर कुछ ऐसा करके उन्होंने केस कर लिया पापा पे कि ये अपनी बेटी को भेज नहीं रहे हैं, तो ऐसे करके। तो फिर पापा ने कहा कि केस किया है तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा। फिर केस लगा, मैंने वकील अपनी को सारी बातें बताई कि मुझे डिवोर्स चाहिए। 1 फिर सेकंड। अ, आयशा जी, उन्होंने आपके ऊपर जो केस किया, हुँ। उनका क्या ग्राउंड था केस का? व्हाट वर दे सेइंग? उनका ये ग्राउंड था कि ये यहाँ से गई है और सब कुछ, हमारा सोना, पैसा, अ, हमारा सब कुछ लेके गई है यहाँ से। हमारा घर के जितने भी ज़ेवर थे, जितना भी मतलब ज़ेवर, पैसा, सब ये यहाँ से लेके चली गई है। ठीक है। ये उन्होंने केस किया था, जबकि मैं तो सिर्फ़ जान बचा के निकली थी। जी, मेरे तो सर पे चद्दर भी नहीं थी उस टाइम जब मैं भागी थी वहाँ से, इस हालत में। अच्छा, हुँ, तो फिर फिर डिवोर्स हुआ, लिया मैंने ज़बरदस्ती। तो वो कह रहे कहना था कि मैं एक और शादी करूँगा और तुम्हें भी डिवोर्स नहीं दूँगा और एक और शादी करूँगा, और पहले से कर रखी थी एक। तो अच्छा, फिर क्या है, इस्लाम में तो 4 जायज़ हैं, मैं 4 कर सकता हूँ, एक साथ रख सकता हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि अपनी पहली बीवी से नहीं पता रहता। पढ़ते हैं,
मम्मी पढ़ते हैं या